जी बेटा, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका? जने तूबा ने ले लिया था और आतरा ने भी ले लिया था, वो सेंड कर देंगी। अच्छा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है, मैंने अभी आपको ये समझाया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना बेटा, लेट से ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसको शो करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, और साथ डायरेक्शन शो करने के लिए लिखनी पड़ती है यूनिट वेक्टर। तो ये एक्चुअली डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये जो है ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। लेट से आप इमेजिन करें कि यहाँ पर कोई बंदा, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर आपको पता है ये ओरिजिन है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि यहाँ पर कोई बंदा लेट से इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, और वो इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से चलता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इस बंदे ने अगर सीधा रास्ता फॉलो किया होगा, तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को लिख के देना है, तो मैं कैसे लिख के दूंगा? तो पहले मुझे मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो लेट से मैं कहता हूँ जी इस डिस्प्लेसमेंट का टोटल मैग्नीट्यूड है 30 मीटर, और डायरेक्शन किस में है, एक्स एक्सिस में। तो अगर मैंने अब ये डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 मीटर्स, और डायरेक्शन के लिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का आई हैट होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 30 मीटर है, दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड, एंड ये जो आई हैट है, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन। बात समझ गए? इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं, थोड़ी अगर हम डिटेल फॉलो करना चाहें तो लेट से ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, नाम दे दें दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बाशिंदा इस पॉइंट पर खड़ा हुआ था, और वो यहाँ से कुछ इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है बेटा, बाशिंदा यहाँ से यहाँ आ गया। तो इस केस में यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अब आप देखें कि आपकी कुछ वैल्यू एक्स पर है और कुछ वैल्यू आपकी वाई पर है। यानी अगर मैं यहाँ से नीचे गिराऊं, तो ये वाली वैल्यू आपकी एक्स वाली होगी, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर गिराऊं, तो ये वाली वैल्यू आपकी वाई वाली होगी। वीडियो स्लो हो रही है, चले मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब एक्स वाली को मैं कहता हूँ जी 3, और वाई वाले को मैं कहता हूँ 4। तो अगर अब मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखनी है ना, तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे लिखनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स हैं आई हेड डायरेक्शन में, और 4 यूनिट्स हैं जे हेड डायरेक्शन। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर मैंने यहाँ से अब डी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है। आप लिखेंगे एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है कि ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। ये पिछले चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल में बातें की हुई हैं सारी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आती होंगी। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। जी तूबा, अब तो मेरी वीडियो स्लो नहीं है, मुझे बता दिया करें फौरन ही। अच्छा भाई, अब जरा देखें, अब हम आपको एक बड़ी मजे की बात करवाने लगे हैं, और ये बात आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझनी है। तो बेटा लेट से ये आपके पास है आपका वाई एक्सिस, ये आपके पास है आपका एक्स एक्सिस। अब तवज्जो से बात को समझिएगा। लेट से आपकी बॉडी पहले इस पॉइंट पर खड़ी थी, इसको कह देता हूं इनिशियल पॉइंट, क्योंकि शुरू में यहां पर खड़ी थी। कुछ वक्त के बाद आपकी बॉडी इस पॉइंट पर आ गई, इस पॉइंट को कह देता हूं फाइनल, क्योंकि ये आपका फाइनल पॉइंट है। आपने ये बताना है कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बेटा उसके लिए पहले आपको दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले मैं आई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, और फिर मैं एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा। यहां पर मैं ये जो ग्रीन वाला वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, इस वेक्टर को मैं कह सकता हूं R1 वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर R1, आर आई भी बोल सकता हूं वैसे।
बुक में R1 है तो मैं R1 लिख दूंगा, और ये जो रेड वाला है इसको मैं लिख सकता हूँ R2 पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब आप चूंकि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए हैं, यानी आपका जो तय करता डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ये है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं डेल्टा आर कह देता हूँ। अभी डिस्प्लेसमेंट भी बोलूंगा इसको, अभी जरा समझ लें। ये डायग्राम समझ आई है आप लोगों को? अब जरा देखें इसमें डायग्राम में समझने वाली बात क्या है। ये आपका पहला वेक्टर है R1, और पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल पड़ी हुई है, जो कि दूसरा वेक्टर आपका यहाँ पर कौन बन रहा है, डेल्टा आर। अब अगर आपने हेड टू टेल रूल याद हो आपको, तो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल पड़ी हो तो वो दोनों वेक्टर क्या हो रहे होते हैं, एक्चुअली ऐड हो रहे होते हैं। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा आर वेक्टर और R1 वेक्टर असल में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो जब आप डेल्टा आर वेक्टर और R1 वेक्टर को एक्चुअली में ऐड करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो तो ये R2 वाला वेक्टर है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो आता है वेक्टर R2। बात समझ आई है ये वाली? अब ये वाला R1 वेक्टर इधर प्लस का है, इधर जाकर क्या होगा, माइनस। तो मैं ये वाली इक्वेशन को लिख सकता हूं, यानी डेल्टा आर जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो होगा R2 माइनस R1। यहाँ पर मैं डेल्टा आर को रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूँ, साथ में लिखूंगा R2 माइनस R1। तो यहाँ से आपने ये बात गौर से समझ लेनी है कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी। वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जी बेटा, ये वाली बात समझ आई है आप लोगों को? कौन सी बात की बात कर रहा हूँ बेटा? ये वाली बात, ये बात समझ आनी जरूरी है, ये वाली। बोले अगर ये बात समझ आई है तो क्या करें, जिसको कोई पॉइंट में मसला है मेरे से पूछे। एक दफा दोबारा समझ लें। आपके पास एक पॉइंट था आई, और उस पॉइंट से आप एक दूसरे पॉइंट तक गए जो कि था पॉइंट एफ। इस केस में आपने इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट बताना था, जिसको मैंने यहाँ पर डेल्टा आर बोला। ये बताने के लिए हमें आई पॉइंट पर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा R1, और एफ पॉइंट पर भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा R2, और इन दोनों को मिला दें तो डेल्टा आर। अब R1 जो है उसकी हेड के साथ डेल्टा आर वाले वेक्टर की टेल है, यानी R1 और डेल्टा आर हो रहे हैं ऐड, तो इसलिए मैंने लिखा डेल्टा आर और R1 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और इनका ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो ये रेड वाला R2 है। इनका रिजल्टेंट आया R2। अब अगर मैंने डेल्टा आर निकालना है तो R1 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो डेल्टा आर की वैल्यू आएगी R2 माइनस R1। और अगर मैं डेल्टा आर को डिस्प्लेसमेंट के तौर पर शो करूं तो R2 माइनस R1, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यही सारी बात बेटा ये नीचे वाली डायग्राम में भी समझाई हुई है। ये वाला सारा फंडा इधर डायग्राम में समझाया, ग्राफ। ओके हो गया बेटा? डायग्राम रिपीट कर दें जी, तू अभी भी समझ नहीं आई, मैंने रिपीट की है। अगर आप समझ आई है तो बताया जरा, वरना मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें भाई, 1 2 3 गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। चलें अब आपको मैं पिछली स्लाइड पर लेके जाता हूँ, और पिछली स्लाइड पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क करते हैं। चलें अब ये आपके पास आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिएगा। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की टोटल लेंथ है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसको एस से शो किया जाता है। ये लेंथ स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। मैंने भी आपको ये बात समझाने की कोशिश भी की थी थोड़ी देर पहले, कि अगर आप अपने घर से इधर गए हैं और फिर आप कॉलेज गए हैं तो ये स्ट्रेट है, और अगर आप यही काम थोड़ा सा पुठा सीधा होके करें, ये आपका होम था, ये कॉलेज था, अब ये आपका होम है, ये आपका कॉलेज है, और यही काम अगर आप ऐसे घूम फिर कर करें तो तब भी आपका क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, और डिस्टेंस जो है वो कर्व भी हो सकता है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से करते हैं। इसका यूनिट है मीटर। अब